सो वेलकम बैक अगेन। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन वाला पार्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट। क्लियर? तो ऑलरेडी हमने इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट जो है वो ख़त्म किया है अराउंड 10 लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन को। क्लियर? तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कि कितने टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनकी कितनी क्लासिफिकेशंस होती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है। देन हम देखेंगे यहाँ पे एयर पोल्यूशन। एंड लेक्चर के एंड में हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे। क्लियर? एंड अगर आपको जनरल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा। तो देखिए, पॉल्यूशन, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो जनरली वी नो दैट कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की सब्सटेंस आपको मिलती हैं। लाइक आपको मिलेगा CO2 मिलेगा, आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे आपको, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिलेंगे आपको। क्लियर? साइनाइड्स आपको मिलेंगे, या फिर आपको मर्क्यूरी मिलेगा। तो डिफरेंट सब्सटेंस आपको मिलेंगी, या फिर ओजोन आपको मिलेगा। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, इनकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में। अगर इनकी जो कंसंट्रेशन है ना, यानी कि इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है ना, ये काफ़ी इंक्रीज हो जाए, यानी कि नॉर्मल से इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाए, तो इनके कारण क्या क्रिएट होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो पोल्यूशन की आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, बट डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। क्लियर? तो पहली एंड मेजर क्लासिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अगर हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं ये जनरली अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में। यानी कि ये आपको डायरेक्टली कहाँ पे मिलेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में। लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, सल्फर हो गए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, तो जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, ये बनते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तब जाके वहाँ पे बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये हैं एक टाइप के डिराइव्ड पॉल्यूटेंट्स को हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन हो गया, ओजोन बनता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर्मल्डिहाइड अगेन ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देन पैन यहाँ पे। देन पर्टिकुलेट मैटर जो होता है ना, इट एक्ट बोथ एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलेट मैटर। ये आपको याद रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट, यहाँ पे आपको दो टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा यहाँ पे क्रोनिक पोल्यूटेंट एंड अनदर क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक्यूट पोल्यूटेंट्स। अब देखिए, हमारी फैमिली में कोई बंदा होता है, क्लियर, जो कि स्मोकिंग कंटिन्यूसली करता है। बट अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो, बट हमारा जो फैमिली मेम्बर है, लेट ये लास्ट 10 ईयर से क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। आप यहाँ पे हो, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, बट जनरली ये जो धुआं है ना, ये आपके अंदर जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, लॉन्ग टाइम इफेक्ट में आपको क्या होगा, आपको इम्पैक्ट होगा। यानी कि जो कंटिन्यूस रिलीज होता है किसी पॉल्यूटेंट का यहाँ पे। क्लियर? बट कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन लो होगी। क्लियर? यानी कि धीरे धीरे आपको क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। तो इस टाइप के पॉल्यूटेंट को हम बोलते हैं क्रॉनिक पॉल्यूटेंट्स। लाइक पैसिव स्मोकिंग होगी, यानी कि ये है एक यहाँ पे पैसिव स्मोकर, एंड ये है यहाँ पे एक्टिव स्मोकर। तो जो पैसिव स्मोकर है ना, यहाँ पे इस पे क्या होता है, यहाँ पे इस पे इम्पैक्ट होता है, बट ये धीरे धीरे होता है। क्लियर? यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्यूट पॉल्यूटेंट्स। अब एक्यूट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, ये सडनली रिलीज होते हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई पाइप है यहाँ पे, ऑयल कैरिंग पाइप। तो ये पाइप क्या होगी, ये अचानक बरस्ट हो गई यहाँ पे। क्लियर? यानी कि फट गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल स्पिल होगा। क्लियर? तो इसके कारण क्या क्रिएट होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो इस टाइप के पॉल्यूटेंट्स को हम बोलेंगे एक्यूट पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, किन की, पॉल्यूटेंट्स की। देखिए, यहाँ पे आपको दो टाइप के मिलेंगे।
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली होता है, तो इस टाइप के पोल्यूटेंट को क्या हम बोलेंगे, इस टाइप के पोल्यूटेंट को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। यानी कि क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट वो होते हैं जो ऑलरेडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड जब इनकी कंसंट्रेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कंसंट्रेशन है, अगर इसकी अब इंक्रीज हो जाए, यानी कि हम बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, क्लियर। तो अगर इनकी पर्टिकुलर लिमिट है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी पर्टिकुलर लिमिट है, अगर ये पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड हो जाए तो इसके कारण क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा, क्लियर। तो इस टाइप के पोल्यूटेंट को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, ये होते हैं जनरली मैन मेड पोल्यूटेंट्स, क्लियर। लाइक डीडीटी हो गया, फंगिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। तो इनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, फार्मिंग में यूज़ किया जाता है, फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता है, बट ये क्या होते हैं, ये होते हैं मैन मेड पोल्यूटेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेंट्स, क्लियर। यहाँ पे एक मिलेगा आपको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, एंड अनदर क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की। देखिए यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, ये डिग्रेड होते हैं, यानी कि इनका ब्रेक डाउन होता है अंडर माइक्रोबियल एक्शन, क्लियर। यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इन पे एक्ट करते हैं, यानी कि इनको क्या करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। लाइक हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पेपर होता है, वुड होता है, ये क्या होता है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। एंड सॉरी, लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। तो ये आते हैं बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि जब इन पे डिफरेंट बैक्टीरिया या डिफरेंट माइक्रोब्स एक्ट करेंगे तो वो इनका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक सीवेज हो गया, देखिए ये है सीवेज। यहाँ पे सीवेज मीनिंग जो कि बाथरूम्स या फिर किचन से वेस्ट निकलता है ना, क्लियर। तो ये हो गया सीवेज। तो ये जो सीवेज है ना, ये भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि इस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं कहाँ पे, ट्रंच वगैरह में, क्लियर। तो इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जिनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, किनके द्वारा, माइक्रोबियल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के कारण, क्लियर। यानी कि इनकी डिकम्पोशन नहीं होगी। तो इस टाइप के पोल्यूटेंट्स को क्या हम बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। लाइक प्लास्टिक हो गया, ग्लास बोतल, कैन हो गए। प्लास्टिक अगर आप ज़मीन के अंदर डालोगे ना, डंप करोगे, तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उस पर माइक्रोबियल एक्शन होगा ही नहीं, उसकी डिकम्पोशन होगी ही नहीं। एग्जाम्पल है यहाँ पे डीडीटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, प्लास्टिक बेग्स, ग्लास बोतल, कैन वगैरह। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, दे में रिजल्ट इन बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के कारण एक तो बायो मैग्निफिकेशन होता है, एंड दूसरा होता है बायो एक्यूमुलेशन। अब ये क्या होते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्लियर। तो बायो एक्यूमुलेशन में होता क्या है, बायो एक्यूमुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, क्लियर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यहाँ पे डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स या फिर केमिकल्स या फिर सब्सटेंस क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, क्लियर। यानी कि वहाँ पे जमा होते हैं, क्लियर। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। लेट हम पौंड की बात करेंगे। यहाँ पे ये है कोई लार्ज फिश, यहाँ पे क्लियर, ये है कोई लार्ज फिश यहाँ पे, क्लियर। तो लार्ज फिश क्या करेगी, हमने पढ़ा था कहाँ पे, पॉन्ड इकोसिस्टम में, ये स्मॉल फिशेस को खाएगी। क्या करेगी, स्मॉल फिशेस को खाएगी। अच्छे से समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ली 3 स्मॉल फिश, क्लियर, एक लार्ज फिश, ये क्या करेगी, ये इनको खाएगी, क्लियर। लेट, अब जो लेक वगैरह है ये कहाँ पे होंगे, लेक वगैरह में, क्लियर। अब ये जो लेक वगैरह है ना, इसमें लेट अगर कोई डीडीटी या फिर मर्क्यूरी का पोल्यूटेंट अंदर आ गया हो, तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो डीडीटी या फिर मर्क्यूरी हो गया या फिर कोई और यहाँ पे टॉक्सिक एलिमेंट हो गया, तो इनकी क्या होती है, इनकी एक्यूमुलेशन होती है। तो क्लियर, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फिशेस है, 3 फिशेस हैं यहाँ पे। लेट पहली फिश ने यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ मर्करी यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ मर्करी। दूसरी फिश ने भी 3 यूनिट्स एक्यूमुलेट किए, तीसरी फिश ने भी यहाँ पे 3
यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मर्क्यूरी एक्यूमुलेट किए या फिर डीडीटी एक्यूमुलेट किए। तो इनकी बॉडी में यहाँ पे 3-3 यूनिट गए, तो टोटल कितने हो गए, 3 में 9। अब लेट अगर जो लार्ज फिश है ना, ये किन को खा रही है, ये इन तीनों को खा रही है, क्लियर, इन तीनों को खा रही है। तो देखिए अब इस लार्ज फिश में कितना इंटर होगा, इस लार्ज फिश में यहाँ पे 9 यूनिट्स ऑफ डीडीटी इंटर होंगे, क्लियर। इसमें अब 9 यूनिट्स ऑफ डीडीटी या फिर कोई और पॉल्यूटेंट इंटर होंगे, क्लियर, इसकी बॉडी में, क्लियर। अब इसकी बॉडी में यहाँ पे 9 यूनिट्स क्या हो गए, यहाँ पे इंटर हो गए। तो ये फिश क्या करेगी, ये फिश क्या करेगी, एक्सक्रीट वगैरह करेगी, क्लियर। इसकी बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीशन। तो लेट अगर इसकी बॉडी में 9 यूनिट्स ऑफ डीडीटी आ रहे हैं बट बाहर सिर्फ 3 जा रहे हैं, तो अंदर कितने रह रहे हैं, इसकी बॉडी में 6 यूनिट्स रह रहे हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं ना, इनकी एक्यूमुलेशन हो रही है, इन यहाँ पे इन पोल्यूटेंट्स की एक्यूमुलेशन हो रही है इसकी बॉडी में, एंड इसी को हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि जितना अंदर आया उससे कम बाहर गया, इन एंड आउट, क्लियर। यानी कि 9 यूनिट्स ऑफ पॉल्यूटेंट यहाँ पे अंदर आए बट इसने कितना एक्सक्रीट किया, इसने खाली 3 यूनिट्स को एक्सक्रीट किया, यानी कि अंदर कितने रह गए, 6 यूनिट्स, तो ज़्यादा अंदर रह गया। तो यही हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि जितना अंदर गया ना, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ए सबस्टांस और pollutant is greater than rate of loss of pollutant, rate of loss of pollutant, यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ पोल्यूटेंट। जो डीडीटी इसने कंज्यूम किया तो इसने एक्सक्रीशन किया, तो एक्सक्रीशन से भी कुछ डीडीटी बाहर जाएगा, बट अगर उसकी रेट कम है, किससे, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि जितना ये अंदर ले रही है या फिर इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यही कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली एक्यूमुलेशन मीनिंग कि जमा हो जाना, क्लियर, यानी कि इसी बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक डीडीटी। परसिस्टेंट मीनिंग कि लॉन्ग टाइम्स के लिए ये क्या रहेंगे, ये एज इट रहेंगे, क्लियर। तो इनके कारण क्या होता है, इनके कारण हाइयर बायो एक्यूमुलेशन होगी, क्लियर। एंड जनरली आप अगर बायो एक्यूमुलेशन को यहाँ पे कंपेयर करोगे कहाँ पे, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश में, तो जो बिग ओल्ड फिश होगी, बिग ओल्ड फिश, ये है कोई यहाँ पे बिग ओल्ड फिश जो कि लास्ट मैं बोलूँगा लेट 1 ईयर से रह रही है, एंड ये स्मॉल फिश ये 2 मंथ्स की फ़िश है, क्लियर, ये है 2 मंथ्स की फ़िश। तो जो 1 ईयर की फ़िश होगी ना, इसमें ज़्यादा बायो एक्यूमुलेशन होगा इन कंपैरिजन टू स्मॉल यंग फिश। इसीलिए जब भी आप मार्केट जाए ना, तो वहाँ पे जो छोटी मछलियाँ हैं ना उनको बाई कीजिएगा, क्लियर, क्योंकि जो लार्ज फिश होती हैं, बिगर फिशेस होती हैं एंड ओल्ड फिश होती हैं, उनमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है किनकी, पॉल्यूटेंट्स या फिर सब्सटेंस की। तो ये हो गया बायो एक्यूमुलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन, क्लियर। अब बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, हमने फूड चेन पढ़ी थी, हमने ट्रॉपिक्स लेवल पढ़ी थी, वहाँ पे भी मैंने आपको बायो मैग्निफिकेशन मेंशन किया था, बट मैंने आपको मेंशन किया था कि आगे जाकर हम अच्छे से समझेंगे। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जितना हम ट्रॉपिक लेवल में आगे जाते हैं तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, क्लियर, टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह लाइक डीडीटी हो गया, क्लियर, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज़ होती है। क्या होती है, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है जितना हम ट्रॉपिक लेवल में आगे जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। वहाँ पे हमने पढ़ा था जितना हम आगे जाएंगे या फिर ट्रॉपिक लेवल में आगे जाएंगे, जो एनर्जी फ्लो होगा वो कम होगा, बट बायो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ना इनकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे इट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन बट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में विथ पैसेज ऑफ टाइम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम को लेकर यहाँ पे समझेंगे। तो हमने पढ़ा था कहाँ पे, फूड चेन इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाएंगे स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाएंगे फिर लार्ज फिश। यहाँ पे देखिए लेट ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, इसमें 1000 यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे कंसंट्रेशन है किसी पॉल्यूटेंट की। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनका नंबर ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा था इनका नंबर ज़्यादा होता है, तो इनको खाएंगे जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी।
तो जू प्लैंकटन जो है ना, इनका नंबर ज़्यादा होता है किनके कंपैरिजन में, स्मॉल फिश। तो स्मॉल फिश इनको खाएंगे तो ये जो नंबर है ना, ये आगे जाकर बढ़ता रहेगा। यानी कि जितना आप ट्रॉपिक लेवल में आगे जाएंगे तो ये जो नंबर है ना किसका, यहाँ पे टॉक्सिक एलिमेंट का या फिर पॉल्यूटेंट का या फिर केमिकल का, ये इंक्रीज होगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि जितना आप हाइयर ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे उतने आपको ज़्यादा किसी, ये है लाइक यहाँ पे देखिए लार्ज फिश, यहाँ पे समझिए ये है, यहाँ पे देखिए ये है फाइटोप्लैंक्टन या फिर ये है यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन। तो देखिए इनमें एक एक यूनिट है, क्लियर। तो कम टॉक्सिक सबस्टांस हैं इनकी बॉडी में। तो फिर इनको खाया जूप्लैंक्टन ने, क्लियर। तो इनकी बॉडी में देखिए 3 आ गए। फिर देखिए स्मॉल फिश यहाँ पे 8-9 आ गए। फिर थोड़ी बहुत लार्ज फिश तो यहाँ पे और आ गए। फिर यहाँ पे देखिए टॉप, जो टॉप मोस्ट फिश है यहाँ पे, लार्जेस्ट फिश है यहाँ पे। तो देखिए इसकी बॉडी में कितनी बायो एक्यूमुलेशन हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, क्लियर। अब बायो मैग्निफिकेशन में अगर हम बात करें तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, दे मस्ट बी, यानी कि किस टाइप के पॉल्यूटेंट होने चाहिए। एक तो लॉन्ग लिवर्ड होने चाहिए, लाइक डीडीटी हो गया, क्लियर। दूसरे ये मोबाइल होने चाहिए, यानी कि मोबाइल यानी कि मूवेबल होने चाहिए, लाइक यहाँ पे देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम में ये जो पॉल्यूटेंट है ना, ये मूवमेंट करने चाहिए, क्योंकि ये अगर एक ही जगह रहेंगे तो इम्पैक्ट जो है ना वो कम होगा। दूसरा ये होने चाहिए फैट सॉल्युबल, क्लियर, क्योंकि फैट जो है ना, फैट में ज़्यादा टाइम के लिए ये जमा रहेंगे। दूसरे ये होने चाहिए बायोलॉजिकली एक्टिव, क्लियर। तब जाके वहाँ पे क्या होगी, बायो मैग्निफिकेशन होगी। एग्जाम्पल आप पॉल्यूटेंट कहाँ पे जो बायो मैग्निफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर हैवी मेटल्स, या फिर इनको हम बोलते हैं टॉक्सिक मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक मेटल। मरकरी, कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम, टिन यहाँ पे, देन लेड, जिंक, निकल। तो ये हो गए टॉक्सिक एलिमेंट्स या फिर हैवी एलिमेंट्स। इनके कारण क्या होती है, बायोमैग्निफिकेशन। देन साइनाइड्स यहाँ पे, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे। देन पीसीबी, पीसीबी क्या हो गया, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो ये याद रखिएगा। तो ये होते हैं किस कैटेगरी में, तो इन्हीं के कारण क्या होती है, बायोमैग्निफिकेशन होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इम्पैक्ट्स क्या है या फिर बैड इफेक्ट्स क्या हैं बायोमैग्निफिकेशन के, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए जो डीडीटी होता है ना, कुछ बर्ड्स जो एग्स ले करते हैं तो उनकी जो शल्स होती हैं ना, तो उनकी शल्स की थिनिंग होती है किसके कारण, डीडीटी के कारण। जब उनके शल्स की थिनिंग होगी तो वहाँ पे बच्चे जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो यानी कि जो पॉपुलेशन है ना वो कम होगी। नेक्स्ट अगर हम पीसीबी की बात करें, यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल्स की बात करें, तो ये इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, एंड चांस ऑफ जो कैंसर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप इस टाइप की फ़िश खा रहे हैं जिसमें डीडीटी ज़्यादा है या फिर पीसीबी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो चांस ऑफ कैंसर है ना ह्यूमंस में, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्लियर। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। सॉरी। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कॉपर। कहाँ पे, हाँ, टॉक्सिक एलिमेंट्स में। तो कॉपर के कारण क्या होता है, कॉपर के कारण जो हीमोलंग्स होती हैं ना उन पे बैड इम्पैक्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने, काफ़ी पेपर्स में इनको पूछा जा चुका है। निकल के कारण क्या होती है, ओरल प्रॉब्लम होती है। कैडमियम के कारण क्या होता है, किडनी फेलियर होता है। दूसरा कैंसर भी होता है। अगर हम लेड की बात करें, पीपी, तो लेड के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है, क्लियर। एनीमिया मीनिंग यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, ब्लड की कमी होती है, क्लियर। देन नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है लेड, एंड साथ ही में रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं किसके कारण, लेड के कारण। अब मरकरी के कारण क्या होता है, मरकरी मेनली नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, किन में, इन्फेंट्स में, इनकी छोटे बच्चों में, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट सोर्स क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है, कहाँ पे पोल्यूशन में। अब देखिए सोर्स की बात हो रही है, यहाँ तक हमने बात की किनकी, पॉल्यूटेंट्स की। अब हम बात करेंगे सोर्स की। 2 टाइप के सोर्स आपको मिलेंगे, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, जब पोल्यूशन किसी एक पॉइंट से आए, यानी कि अगर आपको एक पॉइंट से पोल्यूशन दिख रहा है तो वो कहलाता है पॉइंट सोर्स, क्लियर। लाइक यहाँ पे देखिए सीवेज, क्लियर। लेट ये है कोई कॉलोनी यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे है कोई कॉलोनी, यहाँ पे 8-9 घर हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं मानूंगा यहाँ पे है 100 होम्स यहाँ पे, क्लियर।
तो यहाँ पे 100 होम्स में क्या होगा, ये अपना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे ये अपना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, इनकी अपनी अलग पाइप होगी सीवेज पाइप, इनकी अलग सीवेज पाइप होगी, बट आगे जाकर एक ही सीवेज पाइप होगी जहाँ पे इनके जो वेस्ट है ना, इनके बाथरूम वेस्ट जो है ना, वो एक ही जगह मिलेंगे। क्लियर, यानी कि जितने भी घर यहाँ पे होंगे लोकल टीम में, तो इनके जो वेस्ट है ना वो एक ही पाइप में मिलेंगे, फिर इस पाइप को कहीं पे डंप किया जाएगा या फिर डिस्पोज किया जाएगा। तो हम बोलेंगे इस सोर्स से क्या आ रहा है, इस सोर्स से पोल्यूशन आ रहा है, यानी कि एक पॉइंट से यहाँ पे पोल्यूशन आ रहा है। तो इन टाइप के सोर्स को बोला जाता है पॉइंट सोर्स। लाइक सीवेज डिस्पोजल में जो आपको लास्ट वाला एग्जिट पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सीवेज को क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। क्लियर, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे पोल्यूशन जो आता है वो आता है काफ़ी प्लेस से। क्लियर, एंड ये ईजी नहीं होता है कि आइडेंटिफाई करना, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट होती है किसी नॉन पॉइंट सोर्स की। लाइक आप देखते हो व्हीकल एग्जॉस्ट, यानी कि रोड्स पे आप देखते हो कि जो तेल वगैरह है ना वो आया है या फिर ग्रीस वगैरह आई है। क्लियर, तो वो आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हो कि किस गाड़ी के कारण आई है या फिर किस रीज़न के कारण आई है। तो ये होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। क्लियर, तो अभी तक हमने देखे पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखे प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमने देखे थे, वहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कहाँ पे होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में। अब हम देखेंगे पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया अब एयर पॉल्यूशन। तो देखिए पहले हम देखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को कहाँ पे, एयर पोल्यूशन में। तो जो पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट आता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये मेनली किसके कारण होता है, प्रोड्यूस होता है, ये मेनली प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। क्लियर, कहाँ पे, देखिए थर्मल पावर प्लांट्स में या फिर वॉल्केनो, अगर नेचुरली वॉल्केनो है ना, वॉल्केनो निकल के आया तो वहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पे इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लियर, तो मेन सोर्सेज बर्निंग ऑफ कोल एंड यहाँ पे वॉल्केनोज, किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, आपसे पूछा जाएगा कि ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर इसके कारण क्या होता है। तो पहला पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉग के लिए, देन एसिड रेन के लिए। अब देखिए एसिड रेन पे मैंने 1 क्यों लगाया है। क्लियर, जब हम आगे जाएंगे वहाँ पे हम देखेंगे जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं ना, उनके कारण भी एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। बट मेन वहाँ पे मेन रीज़न किसका रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड का रीज़न रहता है। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए जाए कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड किन के कारण मेनली एसिड रेन होती है प्रोड्यूस, तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जनरली दोनों के कारण होती है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगा वो रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, इसीलिए यहाँ पे 1 मैंने लगाया है। क्लियर, तो स्मॉग में भी रिस्पॉन्सिबल होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन में भी, बट एसिड रेन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड फिर आगे जाकर ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये किन के साथ कंबाइन होता है, ये वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होता है। क्लियर, H2O वगैरह। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसको प्रोड्यूस करता है, H2SO4 को, यानी कि जब यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा फिर यहाँ पे जो ईयर में मॉइस्चर वगैरह होगा, तो इनके कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इनके कारण यहाँ पे H2SO4 प्रोड्यूस होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, तो जिसके कारण क्या होती है, एसिडिटी होती है, जब हम आगे देखेंगे एसिड रेन को आने वाले लेक्चर्स में। अब ह्यूमन्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। पहला, रेस्पिरेटरी इलनेस आपको दिखेगी, जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स होंगे उनका जो मेन इफेक्ट होगा वो होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। देन ब्रेक डाउन ऑफ लंग डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होगा वो वीक होगा, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर हम बात करें, NOx, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं मेनली ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। सल्फर डाइऑक्साइड हमने देखा मेनली किन के कारण, फैक्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, बर्निंग ऑफ कोल वगैरह वहाँ पे। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है ना, ये मेनली होता है किन के कारण, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल। क्लियर, तो जो गाड़ियाँ वगैरह है ना, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है तो उसमें क्या होता है, मेनली वहाँ पे मेन जो होता है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं ये होते हैं रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड एसिड रेन के लिए। तो
सल्फर डाइऑक्साइड हमने देखा तो वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये है मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। दोनों में दोनों का रोल होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड NOx दोनों का रोल कहाँ पे होता है, एसिड रेन एंड स्मॉग में। बट सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा रोल कहाँ पे, एसिड रेन में। यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का ज़्यादा रोल कहाँ पे, स्मॉग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो नंबर लगाया है मैंने, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एंड वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर वहाँ पे गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके कारण क्या होते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या क्या होती है, एक तो होती है ब्रोंकाइटिस, क्लियर, देन निमोनिया होता है, यानी कि मेनली इसके कारण क्या होते हैं, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होते हैं। एंड अगर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएं कि रेस्पायरेटरी सिस्टम को मेनली कौन डैमेज करता है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए सल्फर डाइऑक्साइड, NOx या फिर पर्टिकुलेट मैटर या फिर कोई और पोल्यूटेंट, तो आप हमेशा क्या टिक करके आएंगे, आप हमेशा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टिक करके आएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लगाया है, क्लियर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, अगर एक्स का वैल्यू 1 होगा यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये इफेक्ट करता है किसको, वेजिटेशन को। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है यानी कि NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन को प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट की, कहाँ पे, एयर पोल्यूशन में, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये प्रोडक्ट होता है किसका, इनकम्प्लीट कंबशन का। किसका, इनकम्प्लीट कंबशन का, यानी कि जो अगर आप बर्निंग कर रहे हो यहाँ पे किसी फ्यूल की या फिर वुड वगैरह की, अगर इसकी इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है तो वहाँ पे जो धुआं प्रोड्यूस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, क्लियर। तो पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ये प्रोड्यूस होता है, क्लियर, सच एज किन फ्यूल के दौरान, नेचुरल गैस, कोल, वुड वगैरह, क्लियर। अब CO जो होता है ना, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके कारण क्या होती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वो क्या होती है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये कंबाइन होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन, जो एक पिगमेंट होता है कहाँ पे, हमारे ब्लड में, तो इसके साथ कंबाइन होता है एंड ये बनाता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारी बॉडी में बनता है तो उसके कारण क्या होती है, उसके कारण जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है ना ऑक्सीजन की, वो यहाँ पे डिक्रीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में वो डिक्रीज होती है, यानी कि हमारा जो हार्ट है ना, यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, फिर बंदा जो है ना, बंदे की इमीडिएट डेथ होती है, क्लियर। तो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी सीवियर है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जनरली जो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण डेथ्स होती हैं, स्पेशली हम देखते हैं हमारे JNK में, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, कब, विंटर्स में। तो ज़्यादा चांस आप डेथ कब होते हैं, विंटर्स में। जो बुखारी वगैरह हम यूज़ करते हैं ना हमारे घर में, क्लियर, तो उनके कारण क्या होते हैं, या फिर जनरली हम देखते हैं कि विंटर्स में जब काफ़ी बार हमने देखा कि कुछ बंदे जिनकी डेथ हुई कहाँ पे, उनकी गाड़ी में ही, तो वहाँ पे मेनली क्या रिलीज होता है, वहाँ पे मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या फिर फ्यूमिगेशन। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, यहाँ पे हमें उधर नहीं जाना है, बट ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें CO की, तो हम बोलते हैं CO जो है ना, तो इसका होता है साइकोलॉजिकल एक्शन एज एस्पाइजेंट। तो एस्पाइजेंट क्या होता है, एस्पाइजेंट होती है नॉन टॉक्सिक या फिर मिनिममली टॉक्सिक सबस्टांस, क्लियर। तो वो सबस्टांस क्या करती है, वो ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती है या फिर रिड्यूस करती है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं CO हैज़ एस्पाइजेंट एक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, जो CO है ना, ये हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है एंड देन हमारी लंग्स को इफेक्ट करता है। तो मेनली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व रहता है, हार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है ग्रीन हाउस गैस, क्लियर। एंड ये मेनली इमिट होता है किनके कारण, ड्यू टू कंबशन ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स के कारण। अब ये जो CO2 होता है, ये मेजर ग्रीन हाउस गैस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें
ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो देखिए यहाँ पे ये है सन, यहाँ पे लेट ये है कोई गिलास रूम यहाँ पे, या फिर कोई और ग्रीन हाउस। तो देखिए ये सन जो है ना, इस सन से क्या आ रही है, डिफरेंट रेज आ रही हैं, क्लियर। अब ये जो रेज है ना, जब ये यहाँ पे बॉटम वाली सरफेस को हिट करेंगे तो इसमें कुछ रेज जो है ना ये बाहर जाएंगी, एंड इनमें ही कुछ रेज जो है ना वो ये वाली गिलास सरफेस से बाहर नहीं जा पाएंगी। लाइक ऑन लॉन्ग वेव रेडिएशंस, लाइक इंफ्रारेड रेज जो है ना, इनको क्या करता है यहाँ पे, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, किसके कारण, ग्लास के कारण या फिर यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह के कारण। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाउस भी। तो याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब अगर हम फ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो ये मेनली कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो ये रिलीज होते हैं फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स। तो देखिए यहाँ पे इनमें कुछ यूं लगा होता है, यहाँ पे कुछ सिलेंडर लगा हुआ होता है, तो इस सिलेंडर से ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ना वो रिलीज अप हो जाते हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है, ये कंबाइन करते हैं अदर गैस के साथ, उसके कारण क्या होती है, उसके कारण यहाँ पे रिडक्शन होती है किसकी, ओजोन लेयर की, जो कि कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्लियर। तो ये फिर जाके कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करते हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये भी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो मेनली किसके कारण होती है, रेफ्रिजरेशन के कारण होती है, तो ओजोन लेयर को ये इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर या फिर पर्टिकुलेट मैटर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपको मिलेगा डस्ट, स्मोक सॉलिड फॉर्म में, मिस्ट, फॉग आपको मिलेगा किस में, लिक्विड फॉर्म में। कहाँ पे, पर्टिकुलेट मैटर में। या फिर इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एरोसॉल्स भी, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो देखिए ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो ये एक्ट करते हैं बोथ एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हेल्थ इफेक्ट में क्या क्या इंक्लूड है जो कि इनके कारण होती है, मेनली इनका क्या होता है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी कि कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं, या फिर प्रीमेच्योर डेथ होती है इनके कारण, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होती है इनके कारण। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि मेन जो रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है किसके कारण होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कारण होता है। दूसरा यहाँ पे विजिबिलिटी रिडक्शन ये करते हैं, क्लियर। एंड साथ ही में जो एलर्जी वगैरह होती है ना, तो ये भी इनके कारण होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये होती है पर्टिकुलेट मैटर के कारण। तो आई होप आई एम श्योर कि आपने सुना होगा पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, कहाँ पे, अगर आपने ईयर क्वालिटी रिपोर्ट पढ़ी होगी, ईयर क्वालिटी रिपोर्ट, या फिर ईयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर वर्ल्ड ईयर पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो वहाँ पे ये मैन दो ऑकर करते हैं, कौन, ये दो पर्टिकुलेट मैटर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है। देखिए एक होता है पर्टिकुलेट मैटर सॉरी 2.5, एक होता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5, अनदर इज पर्टिकुलेट मैटर 10। बट जो मोस्ट डेंजरस होता है दैट इज पर्टिकुलेट मैटर 2.5, क्योंकि ये काफ़ी थिन होता है, क्लियर, काफ़ी स्मॉल होता है। तो इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होता है जनरली लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर म्यू एम से छोटा होता है। बट एनसीईआरटी में आपको दिखेगा कि ये होता है लेस और इक्वल टू 2.5 मीटर, तो ये भी याद रखिएगा, क्लियर। यानी कि लेस और इक्वल टू 2.5 मीटर, माइक्रोमीटर, मीटर नहीं माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, एंड ये काफ़ी हार्मफुल होता है। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, जो लंग्स वगैरह है ना वहाँ पे जाता है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे नोज़ में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पर्टिकुलेट मैटर 10। फिर देखिए यहाँ पे विंड पाइप में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10। बट अगर हम हमारी लंग्स की बात करें तो लंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। तो किसको इफेक्ट करता है, ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। तो इसके कारण क्या होती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, एंड ये किसको डैमेज करता है, मेनली लंग्स को। इवन इसके कारण प्रीमेच्योर डेथ्स भी होती है। तो इसका साइज कितना होता है, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। पर्टिकुलेट मैटर का साइज कितना होता है, लेस देन 10 माइक्रोमीटर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लेड, एक और प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो लेड जो होता है ना, ये कहाँ से इमिट होता है, तो ये इमिट होता है बैटरी से, पेट्रोल, पेंट्स, हेयर डाइज। तो
इन चीज़ों से क्या इमिट होता है, इन चीज़ों से लेड इमिट होता है। तो मेनली ये किन को इफेक्ट करता है, चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता है। इसके कारण क्या होती है, एनीमिया होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके कारण होती है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि ये जो है ना, ये हार्ट को इफेक्ट करता है, यहाँ पे वीन्स को इफेक्ट करता है, यहाँ पे आर्टरीज को इफेक्ट करता है मेनली। कौन? लेड। तो ये भी याद रखिएगा। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो इनमें क्या क्या आपको दिखने को मिलेंगे, इनमें आपको दिखने को मिलेंगे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहाँ पे आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन में मिलेगा उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए यहाँ पे टॉल्वीन एंड बेंजीन, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर ये आपको सॉल्वेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर पोल्यूशन में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। तो ईयर पोल्यूशन में आपको मेनली एक तो ओजोन देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ पे स्मॉग देखने को मिलेगा। इनके कारण क्या होता है, ईयर पोल्यूशन होता है। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ओजोन जो होता है वो नेचुरली कहाँ पे ऑकर करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था इन्वायरमेंट का, वहाँ पे हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या करता है, ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज जो कि सन से आती हैं। बट तो ये जो ओजोन होता है, कौन, जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये होता है गुड ओजोन। ये होता है गुड ओजोन। ओजोन को हम डिनोट करते हैं O3 से। क्लियर? आगे जाके हमें ओजोन लेयर अच्छे से पढ़नी है, वहाँ पे हम समझेंगे। बट ये जो ओजोन होता है, कौन, जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये होता है गुड ओजोन। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। नाउ अगर हम बात करें जो ग्राउंड लेवल पे आपको ओजोन देखने को मिलेगा, क्लियर, जो ग्राउंड लेवल पे आपको ओजोन देखने को मिलेगा वो क्या होता है, वो बैड ओजोन होता है। एंड वो एक्ट करता है एज ए पॉल्यूटेंट। तो ये याद रखिएगा। तो जो ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज गुड ओजोन। जो ग्राउंड लेवल पे आपको ओजोन मिलेगा दैट इज बैड ओजोन। तो याद रखिएगा। तो इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है मेनली इंडस्ट्री से एंड व्हीकल से। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मॉग। स्मॉग एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। तो देखिए स्मॉग कैसे बनता है। स्मॉग मेनली बनता है जब यहाँ पे जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि NOx एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं। क्लियर? तो वो जाके बनाते हैं यहाँ पे ओजोन एंड यहाँ पे पैंट्स। तो इस मेनली इसको क्या हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्मॉग। तो यहाँ पे क्या बना, स्मॉग। आगे जाकर हमें अच्छे से पढ़ना है फोटोकेमिकल स्मॉग, वहीं पे हम देखेंगे लंदन स्मॉग भी। क्लियर? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें, वन इज नेचुरल सोर्स एंड अनदर इज मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, जो नेचुरली देखते हैं हम। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे देखिए वॉल्केनोज या फिर वाइल्ड फायर्स। तो ये जो इनके कारण एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है, नेचुरल होता है, यानी कि नेचुरली होता है। वहाँ पे मैन का कोई भी वहाँ पे हाथ इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर? या फिर मैन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, या फिर मैन के कारण नहीं होता है। तो वो जो पोल्यूशन होगा वो नेचुरल होगा, यानी कि वॉल्केनोज के कारण या फिर वाइल्ड फायर्स के कारण। देन अगर हम मैन मेड पोल्यूशन की बात करें, तो मैन मेड पोल्यूशन आपको दिखेगा कि हमारे घर से पोल्यूशन, या फिर सिटीज़ में पोल्यूशन, या फिर इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन, या फिर व्हीकल से पोल्यूशन। तो वो पोल्यूशन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक। लाइक कंबशन ऑफ फ्यूल्स के कारण, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के कारण, थर्मल पावर प्लांट्स के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण। तो काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट सोर्स एंड मोबाइल सोर्स। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट जो कि स्टेशनरी हो, मोबाइल जो कि मूविंग हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे पॉइंट सोर्स की अगर हम बात करें, या फिर स्टेशनरी सोर्स की अगर हम बात करें, स्टेशनरी सोर्स यहाँ पे, तो स्टेशनरी सोर्स है यहाँ पे देखिए पावर प्लांट्स, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, या फिर इंडस्ट्रीज। तो ये एक ही जगह है ना, तो एक ही जगह ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस यहाँ पे धुआं वगैरह। तो उसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। मोबाइल सोर्स की अगर हम बात करें, मोबाइल सोर्स में आपको देखने को मिलेंगे एयरप्लेन्स वगैरह, देखिए कार्स वगैरह, यानी कि जितने भी व्हीकल हैं ना जो कि मूवेबल हैं। क्या है, मूवेबल। तो उनके कारण जो पोल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ये जो सोर्स है ना, इनको हम बोलेंगे मोबाइल सोर्स। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन में आपको क्या समझना है कि जो एयर पोल्यूशन होता है, लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देखते हैं, एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है, तो वहाँ पे
पर्टिकुलर मैटर या फिर जो पर्टिकुलर हमने बात की अभी, पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड 10, या फिर डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, तो उनको मेजर किया जाता है। क्लियर, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कंसंट्रेशन। फिर हम देखते हैं ना, फिर आती है रिपोर्ट। जनरली हम देखते हैं कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी? इंडिया में। हर साल ऑलमोस्ट इंडिया टॉप करता है वो वाली लिस्ट को, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। जब हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पे कुछ करंट इश्यूज। क्लियर। तो देखिए, मेजरमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चलेगा कि इसकी कंसंट्रेशन किसी पॉल्यूटेंट की कितनी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो मेजरमेंट में हम एक देखते हैं कंसंट्रेशन, दूसरा देख रहे हैं हम पॉल्यूटेंट का साइज। क्लियर। जो कंसंट्रेशन होती है ना, इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। वन इज माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अनदर इज पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर। म्यू जी पर मीटर क्यूब, यानी कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड पार्ट्स पर मिलियन। एंड जनरली जो आप देखते हो ना कि वर्ल्ड इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन देखी जाती है वो जनरली माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में देखी जाती है। नेक्स्ट इज साइज। जो पॉल्यूटेंट्स है ना उनका साइज हमने देखा, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10। तो हमने बोला वहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 किस पार्टिकल को हम बोलेंगे या फिर किस डस्ट पार्टिकल को हम बोलेंगे जिसका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होगा। तो माइक्रोमीटर में हम साइज को मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर 10 किस में मेजर किया जा रहा है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, देखिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये है कंसंट्रेशन। तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जहाँ पे आपको दिखेगा तो वो किसको डिनोट कर रहा होगा? कंसंट्रेशन को। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को। माइक्रोमीटर अगर कहीं पे आपको दिख रहा होगा तो वो किसको डिनोट कर रहा होगा? वो साइज को डिनोट कर रहा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज या फिर पावर प्लांट्स वगैरह से जो पोल्यूशन निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइस होते हैं। पहला यहाँ पे ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, मेनली आपको नाम याद रखना है एंड ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए वो याद रखने हैं। जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है ना, यहाँ पे फंक्शन वगैरह आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक बन जाता है फिर। क्लियर। तो देखिए, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, तो यहाँ पे यहाँ पे किस टाइप का साइज होता है? जनरली जो पार्टिकल साइज होता है पॉल्यूटेंट्स का वो होता है ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। क्लियर। तभी हम बोलते हैं ग्रेविटी सेटलिंग, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखिए ये होता है यहाँ पे चैम्बर कुछ। देखिए यहाँ से जो गैस है ना इसको अंदर लाया जाता है, फिर इस गैस में जो भी पार्टिकल होंगे जिनका साइज ग्रेटर देन 50 माइक्रोन होगा, माइक्रोमीटर होगा, तो वो नीचे आएंगे एंड यहाँ से जो है ना यहाँ से क्लीन एयर बाहर निकलेगा। तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साइक्लोनिक सेपरेटर। क्लियर। साइक्लोनिक सेपरेटर, तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ से आप डर्टी एयर या फिर जो गैस वगैरह है जिसमें यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स वगैरह होंगे तो इसको इंटर कराएंगे। फिर यहाँ पे क्या होती है? उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। क्लियर। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो डर्ट वगैरह जो है ना वो यहाँ से बाहर निकलती है एंड क्लीन एयर यहाँ से बाहर निकलता है। जनरली जो साइज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज़ 5 to 50 माइक्रोमीटर, यानी कि 5 to 50 माइक्रोमीटर, यानी कि म्यू एम साइज़ होता है पार्टिकल्स का। उनको यहाँ पे क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फैब्रिक फिल्टर। तो देखिए फैब्रिक फिल्टर में जो पार्टिकल साइज होता है जिसको हम लेते हैं दैट इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्लियर। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को हम कहाँ पे किस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे ट्रीट करेंगे या फिर किस मेथड से। तो फैब्रिक फिल्टर याद रखिएगा एंड इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। देखिए यहाँ पे गैस को इंटर किया जाता है तो यहाँ पे फैब्रिक लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है किनकी? जो पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ से क्लीन एयर बाहर निकलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये वाइडली कहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? यहाँ इसको हम मोस्ट वाइडली देखते हैं कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली जहाँ पे फ्लाई ऐश प्रोड्यूस हो रही हो वगैरह। तो इसकी एफिशिएंसी यानी कि पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी या फिर डर्ट रिमूवल एफिशिएंसी या फिर पॉल्यूटेंट रिमूवल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 99%। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्यों? देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है ना इसका यहाँ पे यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एंड एनसीईआरटी में भी आपको ये मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे एक वायर होती है, तो वायर में क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
फिर क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो किन के साथ अटैच हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। एंड ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना उनको अट्रैक्ट करते हैं। फिर डस्ट पार्टिकल्स एक तरफ हो जाते हैं एंड यहाँ से जो क्लीन एयर है वो बाहर निकलता है। क्लियर। एंड जनरली जो साइज होता है यहाँ पे दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि जो पार्टिकल साइज यहाँ पे लिया जाता है दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे वेट स्क्रबर। तो वेट स्क्रबर जो है ना ये एक तो पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है एंड साथ ही में गैसियस सब्सटेंस को भी रिमूव करता है। इसके होते हैं डिफरेंट टाइप, वेंचुरी स्क्रबर, स्प्रे टावर, वेट साइक्लोन प्रिसिपिटेटर। तो ये भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। तो खाली आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमें नहीं देखनी है। वो हम कहाँ पे देखते हैं, वो एज ए सिविल इंजीनियर हम देखते हैं या फिर एज एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नो, देन कार्बन डाइऑक्साइड नो, H2S नो। तो ओजोन जो होता है दैट इज मेन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज द मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग की हमने बात की थी। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो मेनली होता है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल कंपाउंड्स वहाँ पे कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए मोस्टली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईयर पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड, नन। तो कार्बन मोनोक्साइड जो है दैट इज अ पॉल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज बैडली इम्पैक्टेड विथ अनबियरेबल लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड मेनली किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, आई, थ्रोट, हार्ट, स्किन। तो हार्ट जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है एंड लंग्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। द पॉल्यूटेंट लेड, क्लियर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मे काज। तो पॉल्यूटेंट लेड के कारण क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है जो कि हार्ट, आर्टरीज वगैरह को इफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉक्सिक मेटल। तो इनमें से यहाँ पे टॉक्सिक मेटल कौन नहीं है, क्लियर। कैडमियम, लेड, आयरन, कॉपर। तो आयरन जो होता है इट इज़ नॉट ए टॉक्सिक मेटल। क्लियर। तो बाकी जो है यहाँ पे कैडमियम, लेड, कॉपर ये है टॉक्सिक मेटल। नेक्स्ट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इज नोन एज, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो टॉक्सिक सबस्टांस है ना, अगर इसका यूनिट या फिर इसका नंबर जो है ना या फिर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर। अकॉर्डिंग टू Central Pollution Control Board CPCB, which particulate size in diameter यानी कि micrometers of air pollutant is responsible for greatest harm to human health। तो जो मोस्ट डेंजरस पर्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज पर्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और लेस और इक्वल टू, क्योंकि लेस और इक्वल टू आपको कहाँ पे मिलेगा, एनसीईआरटी में, बाकी जगह आपको लेस दिखेगा। क्लियर। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ये होता है मोस्ट डेंजरस। दैन डीडीटी इज, तो डीडीटी क्या है यहाँ पे देखिए, नॉट ए पॉल्यूटेंट एंड एंटीबायोटिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल। तो जो डीडीटी होता है इट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन इट्स बॉडी। तो डीडीटी की कंसंट्रेशन कहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगी, तो अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्लियर, फिर हर्बीवर, फिर कार्निवर, फिर टॉप कार्निवर, कहाँ पे, फूड चेन में या फिर ट्रॉपिक लेवल में। तो मैग्निफिकेशन यानी कि डीडीटी की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होना किसको डिनोट कर रहा है, मैग्निफिकेशन को। जितना हम ट्रॉपिक लेवल में आगे जाएंगे तो डीडीटी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी यानी कि मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगी। तो मैग्निफिकेशन कहाँ पे हाईएस्ट होती है, वो होती है एपेक्स पोजीशन पे, कहाँ पे, ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि टॉप कॉर्निवोर। तो टॉप कॉर्निवोर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में जितने भी टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, लाइक लैंड पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ये नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड साथ ही में क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हम देखेंगे, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो ऑलमोस्ट अब 2 या 3 लेक्चर्स में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो रैप अप हो जाएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।